वेलकम बैक। अभी हम जिक्र करें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स अवेयरनेस के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अगर कहा जाए एक सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त तो कई सालों से यही नजर आ रहा है कि इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बहुत हद तक कम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मुवाजना किया जाए तो दीगर स्टॉक मार्केट से पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्वेस्टर के जो नंबर्स है, जिसको यूआईएन्स कहा जाता है, वो कदरे कम नजर आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जहां ब्रोकरेज हाउसेस की तादाद सिमट के रह गई है, तो वहां पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं या डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की बात करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि वो पॉजिटिविटी, वो रुझान नहीं नजर आ रहा जो दीगर स्टॉक मार्केट में दुनिया भर की नजर आता है। इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं तो यकीनी तौर पर स्टॉक मार्केट में जब नए आईपीओ आते हैं, नई कंपनीज लिस्ट होती हैं, तो वहां पे एक उम्मीद होती है कि इस लिस्टिंग के साथ तकरीबन कुछ अच्छी तादाद में नए इन्वेस्टर्स मार्केट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन वो हिस्सा कब बनते हैं? जब उनको ये बात यकीनी हो कि इस नई कंपनी के साथ उनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रीन पे दो नई कंपनीज लिस्ट होने के लिए तैयार हैं। वन सिटी फार्मा, दूसरी एल्यूमिनियम कैंस के हवाले से कंपनी। यकीनी तौर पर दो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज है, लिस्ट होने के लिए तैयार है। इनके हवाले से जरा बात करेंगे और जानेंगे जिब्रान साहब से कि क्या इन कंपनीज की लिस्टिंग से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए इन्वेस्टर्स आएंगे या नहीं, और दूसरा जो छोटा इन्वेस्टर है उसको क्या कुछ मिलेगा। जिब्रान साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वक्त जो मामला चल रहा है, जो दो नई कंपनीज आ रही हैं, क्या उसको देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में नए इन्वेस्टर्स आएंगे मार्केट में? बिल्कुल। ये तो एक समझ ले एक पानी है, समंदर है। जितनी कंपनीज आएंगी कम पड़ेंगी। तो ये कि अगर जो कंपनीज आ रही हैं तो वो अगर अपना प्रीमियम जो है वो कम लेगी तो ताकि इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेगा और इन्वेस्टर जो बेनिफिट जो है इन्वेस्टर को होगा। क्योंकि अब जो भी कंपनी आ रही है जो प्रीमियम्स हैं मतलब बहुत ज़्यादा ले रही है ताकि वो फिर मार्जिन बचता नहीं है इन्वेस्टर को, तो इसलिए इन्वेस्टर थोड़ा अवॉइड करता है कि इन्वेस्टमेंट करने से। मतलब आपका जो कहने का मतलब है, इस तरह जब कंपनीज आ रही हैं तो उससे नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगी मार्केट में? इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, लेकिन देखिए अगर कंपनी थोड़ा सा अपना प्रीमियम कम रखे, जैसे 10 से 28 रुपए 30 रुपए पे आती है और इसकी वर्थ तकरीबन 25 रुपए की है फॉर सपोज, या 20 रुपए की है, तो वो प्रीमियम ज्यादा लेती है। तो फिर इसकी वजह से जो मार्जिन होता है, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो फिर डायरेक्टली कंपनीज को चले जाता है। इन्वेस्टर के पास बिल्कुल 5 से 10% मार्जिन होता है। अभी कुछ रिसेंटली कुछ आईपीओ भी हुए थे, अगर मैं उसके बारे में पूछूं तो वो जो आईपीओ थे उसमें क्या ट्रेंड्स नजर आए? देखिए लास्ट टाइम जो दो आईपीओ, 2 या 3 आईपीओ आए, वो जो इन्होंने जो प्राइस दी थी उसके एक वक्त में उससे भी नीचे मिल रहा था बाजार में। तो फिर लोग इसलिए आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं लेते क्योंकि वो चीज फिर थोड़े टाइम पर नीचे डिस्काउंट पे मिल जाती है। अगर मैं आईपीओ से पूछूं तो कहीं आईपीओ का जो एक रुझान की कमी का वजह ये तो नहीं है कि बुक बिल्डिंग में बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाती है? पहले ही जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं जिनको फैसिलिटेशन मिल जाते हैं, वो पहले ही मार्केट में बहुत ज्यादा एक चंक है वो जो बाय करके चले जाते हैं। बिल्कुल। ये क्या आर्टिफिशियल इसमें चीजें आ जाती हैं कि जो कुछ चीज लोग ऐसे हैं कि मतलब जो उसको हम क्लैरिफाई तो नहीं कर सकते कि वो जो है मतलब जो बुक बिल्डिंग में थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो मार्जिन जो होता है वो सारा बड़े इन्वेस्टर को चले जाता है, छोटे इन्वेस्टर के पास कुछ नहीं आता। मैनिपुलेशन का वर्ड अगर मैं कहूँ, कहीं भी मुमकिन है कि कुछ लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इस तरह? मतलब एक चीज की प्राइस 10 रुपए है, वो अगर 30 से 40 पे अगर खरीदते हैं तो वो फिर एक टाइम आता है कि वो जो 40 की जो प्राइस है वो 10 रुपए पे आ जाती है। अच्छा। थोड़ा टाइम बाद तो लोग को चाहिए कि जरा उनकी जो पूरी बैलेंस शीट और जो उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरा आप रीड करके उनके जो एडवांस जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उनको जस्टिफाई करें, देन वो इन्वेस्ट करें। ताकि ये हम लोग जो करते हैं कि देखते ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ आप कहते हैं कि 10 रुपए की चीज़ है या 20 रुपए की चीज़ है, हम उसको 50 रुपए तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से वो जो इसका रेट खुलता है 50 रुपए, इसके बाद जो इसका एक टाइम आता है कि डाउनफॉल, इसकी जो असल जो वैल्यू वर्थ होती है, तो फिर लोग पीछे भागते हैं कि हमने 50 का लिया 20 रुपए हो गया। तो बाद में तकलीफ आने से पहले बंदा स्टडी करे कि एक चीज इसकी 20-30 रुपए वर्थ है, वो 50 रुपए खुल रहा है, तो वो थोड़ा अवॉइड करे। लेकिन अगर मैं एक इन्वेस्टर की बात करूं, एक छोटे इन्वेस्टर की बात करूं, वो तो इस सारे मामला को नहीं समझता। वो तो इतना एक्सपर्ट भी नहीं होता कि इतनी बड़ी बैलेंस शीट को, इतने सारे डेटा को एनालाइज करे, उसको स्क्रूटनाइज करे। ये तो अगेन जो अथॉरिटीज है उनका काम होगा। अब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, ये जो मौजूदा बुक बिल्डिंग का सिस्टम है, डू यू थिंक कि ये मौजूदा सिस्टम कुछ हद तक बेहतर है या नहीं? क्योंकि अगर बुक बिल्डिंग में स्ट्राइक प्राइस है वो पहले ही इतनी ऊपर चली जाएगी, तो किस तरीके से जो छोटा इन्वेस्टर है वो आईपीओ में कैसे कमा सकेगा? आईपीओ में तो वो तो फिर अगर
इस डिपेंड करता है कि स्ट्राइक प्राइस अगर बहुत ओवर हाई है तो वो पार्टिसिपेट ना करे। जितने भी अभी बुक बिल्डिंग्स हुई हैं रिसेंटली, उसमें हमने देखा स्ट्राइक प्राइस बुक बिल्डिंग ऑलमोस्ट अपनी मैक्सिमम पे जाके रुक जाती है। तो इसके बाद शायद गुंजाइश है, और ये भी मैक्सिमम का जो 40% का स्लैब है अभी लगा, हमने देखा प्रीवियसली तो शायद ये भी मसला रहा है। तो अगर इस निजाम को थोड़ा सा तब्दील करना हो तो क्या किया जा सकता है? इसमें जो भी अथॉरिटीज हैं वो पहले इनकी जो पूरी वेरीफाई करें कि कोई चीज़ आर्टिफिशियल, तो इसकी जो बैलेंस शीट्स वगैरह पूरी प्रॉपर, कि इनके जो एसेट्स हैं, इनके जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, इनके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनकी सारी चीज़ें कंपनी की जो एज पर जो प्रोस्पेक्टस में है, एज पर प्रोस्पेक्टस हैं। इसके अलावा साथ साथ जो है इनको मॉनिटर करें कोई स्पेकुलेशन तो नहीं हो रही, ताकि ये साथ साथ फिर ये होता है कि बाद में बम फटते हैं ये, कि ये इतने की चीज़ थी उतने की होगी, तो ये तो जो जिनकी जिम्मेदारी है, सालों लग जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी है अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिकवर करने के लिए। जबरान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम मामला है कि जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि लोग खुश हैं कि नई कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही हैं, और इस यकीनी तौर पे खुशी की बात भी है कि अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का साइज इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पे ये मामला खत्म नहीं हो जाता। जो लिस्टिंग का प्रोसेस है इस वक्त, इसको लेके कहीं ना कहीं सवालात मौजूद हैं, कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर काम होना जरूरी है। इस वक्त लिस्टिंग जब होती है तो यकीनी तौर पर अपॉर्चुनिटी होती है छोटे इन्वेस्टर्स को मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन रिसेंटली जो कुछ मामलात हुए, जो भी नई कंपनीज लिस्ट हुई, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान में जो लिस्टिंग के बाद जो आईपीओज होते हैं, उसमें अफसोस की बात है कि छोटे इन्वेस्टर्स को उस तरीके का गेन लेने का मौका ही नहीं मिलता, और सालों गुजर जाते हैं, शायद उसकी प्राइस भी वो कई बार रिकवर नहीं होती। तो ये थोड़ा सा एक मामला है जिसको स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया को और दीगर लोगों को थोड़ा सा इस पे देखने की जरूरत है, ताकि इस प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सके। यकीनी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि इस प्रोसेस खराब है, गलत है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश इसमें अब भी बाकी है। और अगर ये बेहतरी हो जाती है तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की मीशत के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की पॉपुलेशन के लिए, पार्टिसिपेशन लेवल के लिए बेहतर होगा। और स्टॉक एक्सचेंज की जो साख्त है, जिसको हम अक्सर सुनते हैं कि जब पॉजिटिविटी होती है तब तो शायद कोई नहीं कह रहा होता, लेकिन जहां चंद पॉइंट्स की करेक्शन स्टॉक मार्केट में आती है, तो हमने देखा कि इंटरनेशनली, लोकली, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे स्टॉक एक्सचेंज की साख्त को उड़ा के रख दिया जाता है। अगर ये मामला बेहतर तौर पे हैंडल किए जाएं तो शायद इस तरह के मामला से बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।